मॉर्निंग बच्चों, मैं दिनेश सिंह। आज मैं अपनी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को गणित विषय के अंतर्गत पाठ 9 10वां और 9वां भाग पढ़ा रहा था। उसी से संबंधित कुछ और सवालों को मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। अभ्यास का समय है। पहला नंबर है अलग अलग देशों के पैसे। एक तालिका दी हुई है जिसमें अलग अलग देशों के पैसे लिखे हुए हैं। तालिका में देश, पैसा और भारतीय पैसों में बदल। तीन कॉलम है। देश है कोरिया, जिसकी मुद्रा है वहाँ भारतीय में उसका मूल्य है 0.04। दूसरा श्रीलंका, यहाँ रुपया मुद्रा ऐसे हमें श्रीलंका 0.3। नेपाल रुपया और उसका मुद्रा है 0.35। हांगकांग डॉलर इसका मुद्रा है 5.1। दक्षिण अफ्रीका इसका मुद्रा और 5.18। चीन उसकी मुद्रा है युआन और मुद्रा है 5.5। उसकी मुद्रा है दिरहम और उसका मुद्रा है 10.8। यूएसए ये है डॉलर और इसका मुद्रा है 39.70। इसके बाद है जर्मनी, यूरो और उसका मुद्रा है 98 रुपये 30 पैसे। 38 रुपये 30 पैसे। इसके बाद है जर्मनी, यूरो और उसका मुद्रा है 98 रुपये 30 पैसे। 38 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 रुपये
और मूल है 77 ये मूल है तब ये कीमतें हैं 15/2/2008 में ये हमारी सूची दी हुई है अलग अलग देशों के पैसे माने ये देश हैं 10 देशों की मुद्रा और उनका मूल दिया हुआ है। अब उनसे संबंधित कुछ सवाल हैं जो हम लोगों को देखना। पहला है का नंबर किस देश के पैसे की भारतीय रुपये में सबसे ज्यादा कीमत है। किस देश की किस देश के पैसों की भारतीय रुपये में सबसे ज्यादा कीमत है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कीमत भारतीय रुपये में इंग्लैंड की है। क्योंकि अपने यहाँ का जो रुपया है वहाँ 77.7 है पाउंड के बराबर है। हाँ नंबर है हाँ नंबर कह रहा है कि न्यूटन के अमेरिका में रहने वाले अंकल ने उसे उपहार में माने गिफ्ट में न्यूटन के जो अंकल हैं वह अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने न्यूटन को गिफ्ट में 10 USA डॉलर भेजे। कितने डॉलर भेजे? 10 USA डॉलर भेजे। न्यूटन ने स्कूल की यात्रा के लिए 350 रुपए का उपयोग किया। स्कूल के द्वारा यात्रा हो रही थी उसके लिए न्यूटन ने 350 भर दिए। तो न्यूटन के पास कितने रुपए बचे? तो देखिए 1,000 बराबर है हमारा USA डॉलर बराबर है 39.70 रुपए। तो न्यूटन के चाचा ने यूएस से 10 डॉलर भेजे हैं तो 10 डॉलर बराबर हो जाएगा 39.70 रुपए
मल्टीप्लाई 10 बराबर हो जाएगा 397 रुपये। माने 397 रुपये उन्होंने गिफ्ट में भेजे, क्योंकि $1 बराबर होता है 39.70 के, तो $10 बराबर हो गया 397 रुपये। माने 39.70 में हम 10 का गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने में हमारा 397 रुपये आ जाएगा। इसके बाद उन्होंने स्कूल में 350 रुपये जमा कर दिए। तो देखिए निपुण के पास रुपये है कितने? 397। स्कूल की यात्रा, स्कूल यात्रा के लिए उसने जमा किया 350। तो ये घट जाएगा, तो निपुण के पास जो बचेंगे कितने रुपए बचेंगे? 4 और ये 4, माना 47 रुपये निपुण के पास बचे। इस तरह से आप इन सवाल को समझ सकते हैं। इसके बाद तीसरा सवाल है कि मजीद के पिताजी UAE में काम करते हैं। मजीद के पिताजी UAE में काम करते हैं। उन्हें तनख्वाह में 1000 दिरहम मिलते हैं और अरुण के पिता श्रीलंका में काम करते हैं। उन्हें 2000 रुपये श्रीलंकन मिलते हैं। तनख्वाह में किसको ज्यादा भारतीय रुपये मिलते हैं? तो देखिए, मजीद के पिता UAE में काम करते हैं। UAE की मुद्रा है हमारे दिरहम। तो 1 दिरहम 10 रुपये 80 पैसे के बराबर होता है। माने 1 दिरहम बराबर है भारतीय मुद्रा में 10 रुपये 80 पैसे। तो 1000 दिरहम उनको मिलता है। तो 1000 दिरहम बराबर हो जाएगा रुपये 1080 गुणे 1000। ये बराबर हो जाएगा रुपये 10,800। माने 10,800 रुपये 10,800 रुपये उनको मिलते हैं। मजीद के पिताजी को जो UAE में काम करते हैं उनको 10,800 रुपये मिलते हैं और अरुण के पिता जो श्रीलंकन में काम करते हैं तो 1 श्रीलंकन रुपया बराबर होता है 1 रुपया ऐसे बराबर होता है
0.34, तो 2000 रुपया एचएल बराबर हो जाएगा ₹0.34 गुणे 2, ये बराबर हो जाएगा ₹740 के। तो किसको ज्यादा मिलते हैं? तो मजीद के पिता को ज्यादा तनख्वाह मिलती है, और ये जो है अरुण के पिता की है। तो इससे आप देख सकते ये पता लगा सकते हैं कि किसके पिताजी को ज्यादा तनख्वाह मिलती है। इसके बाद हमारा भाग नंबर आता है। ये सवाल आप लोगों ने समझ लिया। अब हम भाग नंबर देखते हैं। भाग नंबर में देखिए, लीना की आंटी उसके लिए 3 से सोफा ली, जिसकी कीमत 30 युआन थी। पता करो कि यह भारतीय रुपए में कितने का है। तो देखिए, लीना की आंटी जो सोफा लाई है 3 से लाई है, और 3 में हुए 30 युआन का मिला है। तो 1 युआन बराबर होता है ₹5.5। माने 1 युआन जो है अपने भारतीय रुपए में 5 रुपये 50 पैसे के बराबर है। तो 30 युआन बराबर हो जाएगा हमारे भारत में वही तोहफा हमें 165 रुपये में मिलेगा, जो चीन में 30 युआन में मिला। इसके बाद अंगा नंबर है। आस्था को कुछ हांगकांग डॉलर और वान चाहिए। आस्था को कुछ हांगकांग डॉलर और वान चाहिए। तो 4 रुपये में कितने वान मिलेंगे? 4 रुपये में कितने? वान वान जो है हमारी कोरिया की मुद्रा है, और
एक वाहन में 0.04 रुपए मिलते हैं, तो 4 रुपए में कितने वाहन मिलेंगे, ये आपको देखना है। तो 4 रुपए में एक वाहन बराबर है 0.04, तो 4 वाहन बराबर हो जाएगा 0.04 गुणित 4, तो इसको हम थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, क्योंकि हमें वाहन में निकालना है। तो हम लिखेंगे 0.04 रुपए बराबर होता है एक वाहन। तो 4 रुपए बराबर हो जाएगा, इसको चेंज कर देंगे, तो ₹4 बटा रुपए 0.04। तो इनके 2 जीरो हैं, वो 2 अंक में दशमलव है, तो उसे हम खत्म करेंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, उनको काट देंगे, तो हमारे 100 आ जाएगा। माने 4 रुपए में हमें 100 वाहन मिलेंगे। तो फिर 400 रुपए में कितने वाहन मिलेंगे, ₹400 में ये हो जाएगा 400 गुना 100 बटा 4, माने 10,000 उसे मिले थे। इसी में गुजारा है कि किरण वो 508 रुपए को कितने हांगकांग डॉलर से बदल सकती है। रुपए 508 को कितने हांगकांग डॉलर में बदल सकती है। तो देखिए, रुपए 5.0 बराबर $1 हांगकांग के बराबर है। तो हमारा 508 रुपए देखिए कितने हांगकांग डॉलर के बराबर हो जाएगा। तो रुपए 508 बटा रुपए 5.10, इसको हटा देंगे तो 2 जीरो बढ़ गए, और ये हमारा पड़ जाएगा। उसके बाद हम भाग दे देंगे 5080 में 51 का, तो 9 आ जाएगा,
9 9 9 45 बचेगा 49। ये फिर का 9 आ जाएगा 9 9 9 45 1 4 दशमलव आएंगे, शून्य पर आएंगे 6 55 50 4 हो गया। मैंने 99.6 $11 मैंने उसे 508 रुपए में 99.60 डॉलर मिलेंगे। इसके बाद दूसरा सवाल आता है कि किरण 200 रुपए लेकर खरीदारी करने गई। बिल को देखो, दुकानदार सही जगह बिंदु लगाना भूल गया है। बिंदुओं को सही जगह लगाओ, अब बिल के कुल खर्च का पता लगाओ। तो दूसरा सवाल है जिसमें एक बिल बनाया गया है। ठीक है, मात्रा है और सीमा रुपए में है। तो देखिए साबुन है 1 है और उसकी कीमत है, यहाँ इतना दिया है। हरा चना 1 किलो और मूल्य इतना है। चाय 250 ग्राम है और ये दिया है 2725। नारियल तेल है 1 लीटर है और मूल्य दिया है 6। और वो कह रहा है कि कुल ज्ञात करना है कि कुल कितने का सामान है। तो आपको ये जोड़ देना है और जोड़ कर देखना है कि कितने का सामान है। जोड़ दीजिए, पहले इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ यहाँ पे दोनों होगा
यहाँ होगा, यहाँ होगा 5 5 10, 1 हासिल 5 6 2 8 10, 1 हासिल 7 9 10, 1 हासिल 2 5 7 9 55। मैंने उसका जो सामान था मात्र 150 रुपए का था। इस बिल को हमें करेक्ट करना था। इस तरह से हम इस बिल को करेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं। इसके बाद तीसरा सवाल है, कौन सा शहर ठंडा है? तो एक व्यक्ति कहता है, मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ। सर्दियों में वहाँ का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कभी कभी पानी के पाइपों में बर्फ जम जाती है। किंतु एक महिला है, वो कहती है, लेकिन राजस्थान जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। यहाँ बहुत गर्मी होती है। हम पानी लाने के लिए कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है। माने जो डिग्री सेल्सियस है ये तापमान की इकाई है। अगर यहाँ हम देखें तो हिमाचल प्रदेश हमारा ठंडा प्रदेश है, क्योंकि वहाँ का तापमान न्यूनतम 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचता है, और राजस्थान गर्म देश है, वहाँ का तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचता है। तो यहाँ पर 16 जनवरी 2008 को शाम के 3 बजे का तापमान कुछ शहरों का दिया हुआ है। सोलह जनवरी 2008 शाम 3 बजे तापमान 5 शहरों का तापमान है यहाँ पर, जो आपको दिखाया गया है। देखिए, श्रीनगर, माने 16 जनवरी 2008 के शाम के 3 बजे और सुबह 3 बजे के तापमान को दिखाया गया है। यहाँ शहर है, शाम 3 बजे
देखिए सबसे पहले श्रीनगर, इस स्थान का तापमान 8.1 डिग्री सेंटीग्रेड है और जयपुर उसका तापमान 23.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। भोपाल का तापमान 25.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोलकाता का तापमान 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड है और गुवाहाटी का तापमान 24.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। मुंबई का तापमान 35.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तिरुवनंतपुरम का तापमान 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड है और चेन्नई का तापमान 29.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। शाम के चेन्नई का तापमान 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। शाम का 3 बजे का सुबह का तापमान जो है 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड। मुंबई का 19 डिग्री सेंटीग्रेड। तिरुवनंतपुरम का 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड। कोलकाता का 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड। भोपाल का 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर का 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड। गुवाहाटी का 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड और जयपुर का 10.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये हमारे 16 जनवरी 2008 के इन शहरों के सुबह 3 बजे का तापमान और शाम के 3 बजे का तापमान दिया हुआ है। अब इनसे देख करके हमें कुछ सवालों को हल करना है, तो आप उन्हें हल कर सकते हैं। देखिए किस तरह से हम इन सवालों को हल करते हैं। सबसे पहले है किस जगह का तापमान 3 बजे सबसे ज्यादा था। ये हमें शाम के 3 बजे और उस समय कौन सी जगह सबसे ठंडी थी। का नंबर है हमारा या 1 नंबर मान लीजिए किस जगह का तापमान किस जगह का तापमान शाम
अधिकतम था और इस जगह का तापमान शाम 3 बजे सबसे ठंडा। तो देखिए शाम के 3 बजे सबसे ज्यादा तापमान हमारा मुंबई का है और सबसे कम तापमान श्रीनगर का है। ये आप इस तालिका को देख करके दे सकते हैं। दूसरा है शाम 3 बजे मुंबई के तापमान, शाम 3 बजे मुंबई के तापमान और श्रीनगर के तापमान में अंतर देखिए कितना है। आप अंतर निकाल सकते हैं कि मुंबई का है 35.1 डिग्री सेंटीग्रेड और श्रीनगर का है 8.1 डिग्री सेंटीग्रेड। हटा दीजिए तो आ जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों के तापमान में अंतर है। तीसरा कह रहा है शाम 3 बजे तिरुवनंतपुरम में 40 डिग्री तापमान पहुंचने के लिए तापमान को और कितना बढ़ाना चाहिए। शाम 3 बजे तिरुवनंतपुरम के तापमान को 40 डिग्री पहुंचने में कितना बढ़ना चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, 40 डिग्री तापमान पहुंचना है जबकि तिरुवनंतपुरम का तापमान हमारा 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड अभी है। तो इसे कितना बढ़ना चाहिए, तो इसको हम हटा देंगे। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को बढ़ना चाहिए। चेन्नई से कोलकाता का तापमान कितना कम है, चौथा है चेन्नई से कोलकाता का तापमान कितना कम है। तो देखिए चेन्नई का तापमान 21
डिग्री सेंटीग्रेड है। और कोलकाता का तापमान 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो देखिए कितना कोलकाता का कम है अभी 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कोलकाता का चेन्नई से कम है। ये तो हो गए हमारे शाम के 3 बजे के। अब तो सवाल हमारे पांचवा है। उसी दिन सुबह से 3 बजे के तापमान को देख करके सुबह 3 बजे किस शहर का तापमान सबसे कम है, कल्पना करो तुम वहां हो और यह बताओ कि उस तापमान में तुम कैसा महसूस करोगे। सुबह 3 बजे किस शहर का तापमान सबसे कम है। तो देखिए सबसे कम हमारा तापमान सुबह 3 बजे श्रीनगर का है 1.3। अगर हम वहां होते तो उन्हें कपड़े पहन कर घर के अंदर आग जला करके बैठे रहते। चेन्नई के शाम के 3 बजे और सुबह 3 बजे के तापमान में क्या अंतर है? चेन्नई के शाम 3 बजे और सुबह 3 बजे के तापमान में अंतर। तो देखिए चेन्नई का सुबह का तापमान 29.9 और शाम का तापमान 21.1। तो अंतर घटा देंगे। माने 8 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर इन दोनों में है। इस तरह से हम तापमान वाले सवाल को हल कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। आज घर में इन सवालों को लगाने का प्रयत्न करिएगा, निश्चित ही आप लोगों को ये सवाल समझ में आएंगे। धन्यवाद। अगले दिन हम आपको एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।